सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जूलियन असांजे के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे जूलियन असांजे कौन है, अमेरिका के साथ इनका क्या संबंध है, अमेरिका अभी तक इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है और वर्तमान समय में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ है जिसके वजह से जूलियन असांजे चर्चा में आ गए हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे एशियाई जलपक्षी जनगणना के विषय में, समझेंगे एशियाई जलपक्षी जनगणना क्या होती है, क्यों चर्चा में बनी हुई है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूलियन असांजे के विषय में। जूलियन असांजे मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और इन्होंने जो अपना एजुकेशन प्राप्त किया है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही किया है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से फिजिक्स और मैथ्स में डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ कंप्यूटर के प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के विषय में इनके पास अच्छी जानकारी है और ये हैकिंग में भी माहिर माने जाते हैं। ये जो सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनका आगे यूज करेंगे, हम कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1994 में असांजे पर ऑस्ट्रेलिया में हैकिंग का आरोप लगा और इनको सजा भी हुई। हालांकि 2100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने के बाद इनको छोड़ दिया गया एक हिदायत के साथ कि अब आप ऐसी हैकिंग की गतिविधियों को संचालित नहीं करेंगे। कुछ समय बाद जो है कि यह यूरोप आ गए और यूरोप में वर्ष 2006 में असांजे ने आइसलैंड में विकीलीक्स की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, विकीलीक्स है, विकिपीडिया नहीं है। जैसे विकिपीडिया हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, उस पर सूचनाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक इसी तरह से इन्होंने कहा कि हम एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम है विकीलीक्स। इस पर वह सूचनाएं होंगी जो लीक की जाएंगी। और लीक कौन सी सूचनाएं की जाएंगी? वह सूचनाएं जो जनता को जाननी जरूरी है कि आखिर उनकी सरकारें, उनकी संस्थाएं, उनकी कंपनियां कैसे कार्यों को अंजाम देती हैं, कितना उसमें भ्रष्टाचार होता है, कितनी अनैतिकता होती है, कितनी अमानवीय गतिविधियां होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, विकीलीक्स की स्थापना की, अर्थात एक ऐसे प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जहां पर सूचनाएं होंगी। विकी का मतलब होता है एक नेटवर्क बनाना, एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनाना, जहां पर हजारों प्रकार की सूचनाएं होंगी और उन सूचनाओं का संबंध होगा लीक की गई सूचनाओं से, अर्थात जो सूचनाएं लीक की जाएंगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, विकीलीक्स की स्थापना की और इस पर वही दस्तावेज प्रकाशित किए जाते हैं जो काफी महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं कि सभी सूचनाएं लीक की हुई हैं, अधिकांश सूचनाएं लीक की हुई होती हैं, कुछ इस पर लोग लिखते भी हैं, लेकिन मुख्य जो होता है कि वह होता है कि कोई सरकार, कोई संगठन, कंपनी से संबंधित सूचना जो लीक की गई हो। प्रश्न आएगा कौन लीक करेगा और क्यों करेगा? तो दरअसल जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक कंपनी, संगठन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हर चीज सैद्धांतिक रूप में कार्य किया जाए, या फिर वह जो भी अनैतिकता होती है, जो भी वहां पे गलत कार्य होते हैं, उसका विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये गलत है। तो ऐसे लोगों का जब क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ सूचनाओं को लीक कर देते हैं और इन्हीं सूचनाओं को विकीलीक्स क्या करता है, प्राप्त करके उनको अपने प्लेटफॉर्म पर डालता है। तो जो सूचनाएं लीक करते हैं, इनका क्या मानना रहता है कि ये वह सूचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, जो कोई मानवता विरोधी कार्य को उजागर करती हैं, और इन सूचनाओं को लोग तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए वो क्या करते हैं, लीक करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसमें क्या होगा, जो हैकर होते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जूलियन असांजे खुद इसमें क्या है, माहिर है। जूलियन असांजे का भी ये मानना है कि जो सरकारें हैं, संगठन हैं, कंपनियां हैं, कई तरह के ऐसे कार्य करती हैं जो लोगों को पता नहीं चल पाता है और इसके वजह से उनका जो असली चेहरा वो सामने नहीं आ पाता है। इसलिए उनका मानना है क्योंकि सूचना प्राप्त करना हर व्यक्ति का एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमारी भी जो है कि
यह कर्तव्य है कि हम क्या करें, सूचनाओं को सामने लेकर आएं। अब बताइए, ऐसी जो सूचनाएं सामने आएंगी तो हमें और आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो लोग ऐसे भ्रष्टाचार में या फिर जो अमानवीय कार्य में लिप्त होंगे उनका क्या होगा, पोल खुलेगी और वह लोग क्या होंगे, इसके पीछे पड़ जाएंगे। वर्ष 2006 के बाद विकीलीक्स पर कई सूचनाएं ऐसी प्रकाशित की गई जिससे कई सरकारों, कई संगठनों, कई कंपनियों का अमानवीय चेहरा सामने आया। अभी तक इस पर 10 मिलियन से अधिक दस्तावेज या सूचनाएं प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो यहां तक तो हमने समझा जूलियन असांजे के विषय में। समझते हैं आखिर जूलियन असांजे का अमेरिका के साथ क्या कनेक्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हमें जाना होगा। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है और इस आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड था वह था अल-कायदा। और इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब जितने भी आतंकी नेटवर्क हैं या जो आतंकी गढ़ हैं हम उनको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के लिए क्या चलाए जाएंगे, ऑपरेशन या मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। अब सोचिए कि यह जो ऑपरेशन और मिशन चलाए जा रहे हैं, इसकी सूचनाएं जब ऑपरेशन चल रहा है उसी समय अगर सूचनाएं क्या करे, कोई प्रकाशित कर दे या फिर उसको लीक कर दे तो क्या होगा, अमेरिका नाराज होगा ही। क्योंकि जो भी ऑपरेशन और मिशन होते हैं वो 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। कई ऐसे लूप होल होते हैं, कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनको सरकारें, संगठनें या फिर जो सेना के अंग है वो छुपाती आई। खैर, यहीं से क्या होता है, विकीलीक्स के साथ उसका जो कनेक्शन है जुड़ना चालू हो जाता है। लेकिन अभी तक अर्थात 2001 से लेकर 2003 तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे अमेरिका नाराज हो। लेकिन होता क्या है, वर्ष 2003 में अमेरिका एक बड़ा कदम उठाता है और वह क्या करता है कि वह इराक पर हमला कर देता है। इराक पर यह कहते हुए हमला करता है कि यहाँ के जो सद्दाम हुसैन हैं उनके पास व्यापक विनाश के हथियार हैं और इन हथियारों से दुनिया को खतरा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन हथियारों को समाप्त किया जाए, इनको खत्म किया जाए। और इसके आधार पर जो है कि अमेरिका ने क्या किया, इराक पर हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया बल्कि पूरे इराक को लगभग तहस नहस कर दिया। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में पता चला यहाँ पे तो कोई विनाश का हथियार था ही नहीं। अर्थात यहां पर जो भी अमेरिका ने किया था उसकी मंशा कुछ और रही होगी। अभी जब इराक में ऑपरेशन चल रहा था, हमले किए जा रहे थे, तो यहां की जो आर्मी है अर्थात इराक जो अमेरिका की आर्मी है, अमेरिका की जो एयरफोर्स है, जब भी कोई अपना मिशन करती है, जैसा कि हमने कहा, चाहे वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी विद्रोही गुट के खिलाफ लड़े, कुछ भी करे, जो भी वो ऑपरेशन या मिशन चलाते हैं तो अधिकांशतः ये देखा गया उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड वह जो है कि डेटा टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, इमेज फुटेज के रूप में भी हो सकता है और वीडियो के रूप में भी हो सकता है। तो जब अमेरिका की सेना इराक में इन गतिविधियों को संचालित कर रही थी, इसी समय अमेरिका में एक जो है कि 23 वर्षीय जो कि मिलिट्री का जवान था जिसका नाम था ब्रैडली मैनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इस समय यह जो है कि एक युवा लड़का है, हालांकि इसने बाद में ऑपरेशन करवा के अपना जेंडर चेंज कर लिया और कहा कि हमको अब ब्रैडली मैनिंग नहीं कह के हमको बोला जाए चेल्सी मैनिंग, अर्थात ही से ये सी में कन्वर्ट हो गया। खैर, एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें यह समझना है कि घटनाक्रम कौन सा है, इराक में, और हो क्या रहा है, इराक में जो है कि अमेरिका की सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम कर रही। तो यह जो ब्रैडली मैनिंग था, इसके पास कुछ ऐसे वीडियोज आए, कुछ ऐसे फुटेज आए, कुछ ऐसे इसके पास सूचनाएं आई जिससे यह लगा कि अमेरिका की जो सेना है इराक में वो सब कुछ अच्छा नहीं कर रही। और इसने यह कुछ वीडियोज में देखा कि अमेरिकी सेना इराक में अंधाधुंध फायरिंग करके किसी को भी मार दे रही है, इवन जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियन हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी मारा जा रहा है। मैनिंग इस बात से काफी दुखी हुआ और उसने कहा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा। फिर ब्रैडली ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा हम इन सूचनाओं को क्या करें, अमेरिका मीडिया को दे देते हैं, और अमेरिकी मीडिया में जब ये सूचनाएं साझा होंगी, जब बाहर आएंगी, तो अमेरिका की सरकार पर यह दबाव बढ़ेगा कि वह ऐसी गतिविधियों को अंजाम ना दे। लेकिन अमेरिका की मीडिया जो अपने आप को काफ़ी जो है कि कहती हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और साथ ही साथ कई तरह की चीज़ों को माहौल जो बनाया जाता है, उसने इन सूचनाओं को छापने से मना कर दिया।
वर्ष 2007 में एक जो वीडियो आया था जिसका नाम था कोलेट्रल मर्डर, ये अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका की जो एयरफोर्स है वह 18 निहत्थे लोगों को ऐसे ही मार दे रही है। तो अब जो है कि ब्रेडली मैनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसने कहा कि अब हम सौंप देते हैं किसको, विकीलीक्स को। और विकीलीक्स को कब 2006 में कंपनी ये जो विकीलीक्स है बन चुका है। तो इसके बाद जो है कि ब्रेडली मैनिंग जो इनके पास जो सूचनाएं थी, ब्रेडली मैनिंग ने कहा कि हम विकीलीक्स को ट्रांसफर कर देते हैं। विकीलीक्स को ट्रांसफर किए, विकीलीक्स ने इनको तुरंत प्रकाशित कर दिया। इसके बाद पूरे विश्व में अमेरिका की बहुत किरकिरी हुई। लोग जो है कि कहने लगे कि अमेरिका ने क्या कर दिया। न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी लोग जो है कि नाराज होने लगे और अमेरिका से कहने लगे गो बैक अमेरिका, गो बैक अमेरिका, मतलब अमेरिका को वापस आना चाहिए। देश के अंदर भी जो है कि विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका की सरकार में वहाँ की जो हथियार निर्माता कंपनी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यह जो हथियार निर्माता कंपनी है उनका उद्देश्य यही है कि युद्ध होते रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध होगा तो हथियारों की डिमांड होगी। खैर, इस तरह से काफ़ी किरकिरी हुई और ब्रेडली मैनिंग ने एक दो सूचनाएं शेयर नहीं की थी, बल्कि 7.5 लाख सूचनाएं विकीलीक्स को दी थी और विकीलीक्स ने उनको क्या किया, तुरंत प्रकाशित कर दिया। इससे अमेरिका का जो अमानवीय चेहरा है वह सामने आया। बात यहीं पर नहीं रुकी, विकीलीक्स ने अमेरिका की जो एम्बेसीज के केबल होते हैं उनसे भी सूचनाएं प्राप्त कर लिया। एम्बेसीज केबल का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि हर देश में, अधिकांश देशों में अमेरिका का क्या है, एम्बेसी है, जैसे इंडिया में भी है। तो अमेरिका में अमेरिका का जो एम्बेसी इंडिया में है, तो इंडिया में बैठा हुआ अमेरिकी एम्बेसडर यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, उसके पास कौन कौन सी सूचनाएं हैं, वह जो है कि कैसे यहां पर गतिविधियों को चला रहा है, कैसे अमेरिका हितों को आगे बढ़ा रहा है, ये सब क्या करेगा, वो वॉशिंगटन डीसी को पोस्ट करता होगा, बताता होगा राष्ट्रपति को। ठीक इसी तरह हर देश के जो अमेरिकी एम्बेसी हैं वह क्या करते होंगे, अमेरिका को सूचित करते होंगे। तो जिस नेटवर्क से, जिस केबल के माध्यम से सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं, इससे भी कुछ सूचनाएं जो है कि विकीलीक्स के पास आ गई और उसमें समझ में आया कि जो अमेरिका की नीयत और उसकी कार्यशैली है वो हर जगह ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह से अफगानिस्तान में जो अमेरिका ऑपरेशन चला रहा था उसकी भी सूचनाएं जो है कि सार्वजनिक हुई और लोग प्रश्न उठाने लगे अमेरिका के विषय में। अब इसके बाद जो है कि अमेरिका ने पता करने का प्रयास किया आखिर ये किसने किया है, कैसे सूचनाएं बाहर आई। पता चला वर्ष 2010 में मैनिंग ने ऐसा किया है, मैनिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। जूलियन असांजे जो विकीलीक्स के को फाउंडर थे उनको भी क्या किया गया, इनको सूचनाएं चोरी करने और सैन्य अधिकारियों की जान जोखिम में डालने के आरोप में जो है कि आरोपी बनाया गया। अर्थात यह कहा गया कि तुमने जो सूचनाएं जाहिर की हैं उससे क्या हुआ, कुछ जो है कि अधिकारियों की पहचान उजागर हुई जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इन आधारों पर कहा गया कि हम क्या करेंगे, विकीलीक्स और जूलियन असांजे पर भी केस करेंगे। जूलियन असांजे को गिरफ्तार करना था लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जूलियन असांजे इस समय यूरोप में थे। ये सभी चीज़ें चली रही थी। अभी कुछ ही समय हुआ था मैनिंग को गिरफ्तार किए और उसके कुछ माह बाद ही स्वीडन में, जहां पर जूलियन असांजे थे, तो स्वीडन में जूलियन असांजे पर 2 महिलाओं ने बलात्कार का केस और आरोप कर दिया। अब आरोप जब लगाया गया तो असांजे ने कोर्ट में कहा कि हाँ, इन महिलाओं के साथ मेरे रिश्ते जरूर हैं लेकिन यह बलात्कार नहीं था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जूलियन असांजे का कहना था कि यह जो महिलाएं हैं अमेरिका के दबाव में ऐसा बोल रही हैं ताकि हमको जेल में डाला जाए या फिर जो है कि अमेरिका ट्रांसफर कर दिया जाए, अर्थात हमारा प्रत्यर्पण अमेरिका में कर दिया जाए। इनको डर था कि अगर इस स्वीडन में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनका प्रत्यर्पण अमेरिका में हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका बार बार हर देश पर दबाव डाल रहा था कि जूलियन असांजे हमारे लिए जरूरी है, इसने हमारे बहुत जो है कि नुकसान इसने किया। खैर, यहां पर जो स्वीडन में जब यह जो महिलाओं ने आरोप लगाया था, बात कोर्ट में गई और इन्हें यहां पर जेल की सजा हुई। अब ये जेल में पहुंच पाते उससे पहले असांजे यूके पहुंच गए, अर्थात जो है कि स्वीडन से यह बाहर निकल गए।
अब यूके की सरकार पर से कहा अमेरिका ने कि आप इनका क्या करो, प्रत्यर्पण करवाओ, और इसलिए हम जो है कि इन्होंने यूके से कहा कि प्रत्यर्पण करवाओ। यूके की सरकार भी लगभग इसके लिए तैयार थी, लेकिन यूके की सरकार इनका प्रत्यर्पण अमेरिका को अभी कर पाती उससे पहले असांजे ने क्या किया कि इक्वाडोर की जो एम्बेसी लंदन में थी उससे कहा कि हमें आप शरण दे दो, क्योंकि इक्वाडोर के जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं वह काफी तनावपूर्ण लंबे समय से रहे हैं। तो इस वजह से इक्वाडोर से इन्होंने अपील की। इक्वाडोर ने तुरंत क्या किया, इनको शरण दे दिया वर्ष 2012 में, और 2012 से लेकर 2019 तक इक्वाडोर की एम्बेसी में ही रहे। अब जब इक्वाडोर की एम्बेसी में प्रवेश कर गए तो यूके की पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। कई साल तक यूके की पुलिस यहां एम्बेसी के बाहर खड़ी थी कि जैसे ही निकले हम उनको पकड़ लें। आपको पता है कि एम्बेसी अर्थात दूतावास के विषय में यह नियम है कि अगर जिस देश की वह एम्बेसी है वहां पर जो भी कानून लागू होते हैं वह उस देश के, जैसे इंडिया का जो इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है, अमेरिका लाख कोशिश कर ले कि वह इंडियन एम्बेसी में प्रवेश करे, वह कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना होता था। कुल मिलाकर यहां पर क्या हुआ, जूलियन असांजे इसमें प्रवेश कर गए, जिसके वजह से उनको जेल में नहीं डाला गया, इनका प्रत्यर्पण नहीं हो पाया। और इसके खिलाफ जो है कि फिर यहाँ लंदन में केस हुआ इनके खिलाफ कि इन्होंने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है, हम इनका प्रत्यर्पण कर रहे हैं, और इन्होंने जो है कि वीजा के नियमों को, कई नियमों का हवाला देते हुए यूके में भी केस कर दिया गया। खैर, इक्वाडोर की जो उस समय की सरकार थी वो तो अमेरिका की विरोधी थी, लेकिन वर्ष 2017 में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन यह आया कि इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति बने वह बने लेनिन मोरेनो। और लेनिन मोरेनो क्या थे, यह जो है कि पश्चिमी देशों के हित में काम करना चाहते थे, या फिर जो है कि पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि हम असांजे की जो शरण है या जो हमने उनको रख रखा है उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि जब यहाँ पर जूलियन असांजे को रखा गया तो इनको एक एम्बेसी के अंदर ही रहना था, तो इनको यहाँ पर भी जो है कि काफी तनाव का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर ये पागल हो चुके हैं, क्योंकि कई प्रकार की रिपोर्ट्स आई कि इनकी गतिविधियां बदल चुकी हैं। एक नौजवान आदमी जो अंदर गया था, जब उसको वर्ष 2019 में क्या किया गया, वहां से बाहर निकाला यूके की पुलिस ने, तो वो जो है कि एकदम बूढ़ा टाइप का आदमी दिख रहा था। खैर, ये सभी चीजें अभी चल रही थी, समय है 2017 का। और 2017 में क्या हुआ, हमने कहा इक्वाडोर में जो है कि सत्ता में थोड़ा सा चेंज आया। वर्ष 2016 में थोड़ा सा एक और घटनाक्रम समझ लीजिए कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो एक तरफ तो कौन थे, एक तरफ थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ हिलेरी क्लिंटन। तो इसी समय वर्ष 2016 में मतदान से कुछ दिन पहले विकीलीक्स ने फिर से कुछ सूचनाएं प्रकाशित की, और इससे क्या हुआ, हिलेरी क्लिंटन को भारी नुकसान हुआ। और उनके हारने के एक कारणों में प्रमुख कारण यह बनाया जाता है, कई तरह की सूचनाएं जिससे जो हिलेरी क्लिंटन की छवि थी वह प्रभावित हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब जीते और या जब चुनाव में थे तो उन्होंने कहा कि जूलियन असांजे एक हीरो। हालांकि जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने क्या किया, जूलियन असांजे पर और आरोप और यानी चार्ज उस पर लगा दिए, और कहा गया कि तुरंत उस व्यक्ति को क्या किया जाए, अमेरिका लाया जाए। लेकिन कैसे लाते, वह तो इक्वाडोर की एम्बेसी में थे। लेकिन इक्वाडोर में जैसा कि हमने बताया 2017 में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। 2019 में इक्वाडोर की सरकार ने यूके की पुलिस को कहा कि ठीक है, आप अंदर आ जाओ और जिसको ले जाना चाहते हो, अर्थात जूलियन असांजे को ले जाना चाहते हो ले जाओ, और वह लेके चले गए। इसके बाद जूलियन असांजे को जो है कि क्या किया गया, लंदन में लाकर अर्थात उसमें जेल में डाल दिया गया, और अमेरिका ने दबाव बनाना चालू किया यूके पर कि हमें क्या करो, जूलियन असांजे को ट्रांसफर कर दो। अब इसके लिए क्या है, चूंकि यहाँ यूके कि यह जेल में बंद था, तो जेल से बाहर निकालकर और उसको प्रत्यर्पित करने अर्थात ट्रांसफर करने के लिए क्या करना था, यूके को वहां की कोर्ट की परमिशन की जरूरत थी। इसलिए यूके ने क्या किया, कोर्ट का रुख किया और कोर्ट से कहा कि यह जो जूलियन असांजे है इसका हमें प्रत्यर्पण करना है, अमेरिका को हमें इजाजत दीजिए। लेकिन अभी इसकी सुनवाई में अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ की लोअर कोर्ट ने असांजे के प्रत्यर्पण को अस्वीकार कर दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने दो कारण बताए। पहला
कि असांजे जो है कि असांजे की जो मानसिक दशा है पूरी तरह से ठीक नहीं है, अर्थात कि यह बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति को किसी दूसरे देश में नहीं भेजा जा सकता जहां पर उसको कैद में रखा जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि हम इनको अभी भेज देते हैं और इनको अगर किसी जेल में रखा जाता, अधिक प्रताड़ित किया जाता है, तो बहुत संभावना है कि असांजे क्या करें, आत्महत्या कर लें। इसलिए लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, इससे डिनाई कर दिया। हालांकि यूके की सरकार के पास अभी विकल्प है कि वो क्या करे, हाई कोर्ट में अपील करे, वो करेंगे भी। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज समझना है, ये जो विसल ब्लोअर की भूमिका, विसल ब्लोअर वह लोग होते हैं जो किसी करप्शन, किसी जो है कि गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कोई पर्दाफाश करते हैं। तो आपको पता है कि ऐसे जो भी लोग होते हैं उनको सुरक्षा की दरकार होती है। मान लेते हैं एक कंपनी, एक संगठन है और उसमें कोई एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो ये देख रहा है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, तो वह क्या करता है, सूचनाओं को बाहर लाता है। उद्देश्य उसका यह होता है कि जो यहाँ पर अनियमितता हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अमानवीय कार्य हो रहा है, उससे पर्दाफाश किया जाए। तो यह माना जाता है कि पत्रकारिता के लिए, चूंकि ये लोग क्या करते थे, एक तरह का जर्नलिज्म था इनका, तो इनका यह मानना था कि हम जो भी सूचनाएं ला रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि जनता जाने, और ये जो सूचनाएं लाते थे वो सच्ची सूचनाएं थी, ऐसा नहीं कि ये आरोप लगाते थे। तो यहाँ पर ये बात उठ रही है कि आखिर क्या इस तरह से कोई विसल ब्लोअर या किसी ऐसी सूचना को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के साथ क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्या उसको जेल की सजा देना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को संरक्षित करने की जरूरत है। अब इसी चीज को लेकर काफी डिबेट है। तो आपको हम बता दें कि अमेरिका के साथ जो यह जुड़ा हुआ है कि अमेरिका इराक से लेकर अफगानिस्तान, वियतनाम जो है कि कई देशों में जो वह ऑपरेशन संचालित करता है, यह पहली बार नहीं हुआ। पहले भी इस प्रकार की सूचनाएं आती रही हैं और पहले भी वहां पर यह कहा जाता रहा है कि इस तरह की सूचनाएं जो बाहर आती हैं उनसे पता चलता है कि अमेरिका की छवि ठीक नहीं है। और इसी के कारण कुछ लोग कह रहे हैं कि जब अमेरिका इस समय स्वतंत्रता की बात करता है, वह प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ जर्नलिज्म को बढ़ावा देने का बात करता है, साथ ही साथ वह कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, तो अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसा करे। जैसे कि इंडिया के संदर्भ में अधिकांश देशों ने भी क्या कर रखे हैं, अपने कानून बना रखे हैं कि कोई अगर व्यक्ति विसल ब्लोअर होता है तो उसकी जो सूचना है उसको गुप्त रखा जाता है, उसको इवन सिक्योरिटी भी दी जाती है ताकि कोई व्यक्ति उसको नुकसान ना पहुंचाए। वहीं इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जूलियन असांज, जिसको अधिकांश लोग एक विसल ब्लोअर मानते हैं, उसके खिलाफ अमेरिका अभी टूट पड़ा हुआ है। वो हर तरह से प्रयास कर रहा है किसी भी तरह से लाकर जो है कि अमेरिका में उसको सजा दे। हालांकि जरूर है कि विकीलीक्स में बहुत सी सूचनाएं जो है कि प्रकाशित हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है अमेरिका की छवि को हुआ है, वहां के नेताओं को हुआ है, वहां के जो हथियार निर्माता हैं उनको हुआ है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, नियम है, उनका पालन किया जाए, जो कि अमेरिका के द्वारा यहां पर नहीं किया जाए। अमेरिका यह कह सकता है कि सूचनाएं हमेशा जो कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं उनको प्रकाशित करना ठीक है, लेकिन अमेरिका की जो सूचनाएं बाहर आई हैं वह आनी भी जरूरी थी, क्योंकि इससे यह पता चला कि अमेरिका की आखिर एक्चुअल में नियत होती क्या है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का डिबेट चल रहा है। आप अपने विचार बता सकते हैं कि आखिर आपका क्या विचार है। अब देखिए, ये जो केस था इससे एक केस और जुड़ गया है और उसका बस थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। भारत के एक हीरा कारोबारी जिनका नाम है नीरव मोदी, और इस समय ये आपको पता है एक भगोड़े के रूप में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। और ये भी जो है कि भारत चाहता है कि इनका भी प्रत्यर्पण किया जाए, अर्थात यूके क्या करे, इंडिया को सौंप दे। तो नीरव मोदी के वकील ने जो है कि अभी हाल ही में कहा है कि असांजे की तरह नीरव मोदी का जो मानसिक स्वास्थ्य वो भी खराब है और भारत जाने पर यह आत्महत्या कर सकता है, और इस कारण इनका भी जो कि प्रत्यर्पण कैंसिल किया जाए। अब देख रहे हैं एक कोर्ट का वर्डिक्ट कहां पर क्या चीज थी और यहां पर क्या चीज थी। हालांकि एक सही बात है कि एक डॉक्टर ने पिछले साल कई बार नीरव मोदी की जांच की थी, उसे गंभीर रूप से निराशा का शिकार बताया था, लेकिन दोनों केस अलग हैं और देखिए कैसे जो है कि इन सब चीजों का मिसयूज हो रहा है। कुल मिलाकर हमें समझना है विसल ब्लोअर की भूमिका, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया जूलियन असांजे के विषय में। आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या विचार है। अब हम बात करेंगे एशियाई जलपक्षी जनगणना के विषय में।
पक्षी जो होते हैं वो प्रकृति का हिस्सा होते हैं। इनका जो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी महत्व है बहुत ज़्यादा होता है। ये न सिर्फ जो है कि देखने में सौंदर्य और आकर्षक होते हैं, बल्कि इनका जो पर्यावरणीय महत्व काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर हम देखें तो बीज का जो प्रसार ये करते हैं, उसी की वजह से पौधों में अंकुरण होता है, वह आगे पौधों का विकास होता है। तो आपने देखा होगा कई ऐसे स्थानों पर पौधों का विकास संभव हो पाता है जहाँ पर बीज आप ले जाकर नहीं डाल सकते थे। ये किसकी वजह से संभव हो पाए? पक्षी की वजह। अर्थात कोई एक क्षेत्र है जहां पर वनों का विकास हुआ है तो उसमें पक्षियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। तो इस तरह से पौधों के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से पक्षियों का महत्व बहुत ज्यादा। ठीक इसी तरह से जो पक्षी हैं वह खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन का हिस्सा होते हैं और कई प्रकार के कीड़ों को खाते हैं। ये पक्षियों का भोजन कई प्रकार के जीव करते हैं। साथ ही साथ ये कई प्रकार के सड़े गले जो चीजों को अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से पर्यावरण को साफ रखने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक इसी तरह से जो पक्षी होते हैं उनके अन्य महत्व हैं और इसी के कारण कहा जाता है कि उनका संरक्षण हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्व है। अब पक्षियों को जो भोजन, आवास और प्रजनन के लिए अभी क्या होता है, एक अनुकूल आवास की स्थान की जरूरत आवश्यकता होती है। और यह जो अनुकूल स्थान होता है इसको बोला जाता है आर्द्रभूमि अर्थात वेटलैंड। जैसा कि आपके तालाब जो आपने देखे होंगे वहाँ पे पक्षी आके बैठते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का वेटलैंड है। तो इसी के कारण कहा जाता है यदि हमें पक्षियों को संरक्षित करना है तो आर्द्रभूमियों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। और इसी के लिए आपने सुने होंगे रामसर वेटलैंड्स, रामसर की जो वेटलैंड साइट्स है वो भी क्या किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे भारत में 42 रामसर साइट्स हैं और उनका महत्व अन्य कारणों के साथ साथ इस पॉइंट से भी है कि वहाँ पे पक्षियों का जो आवास है, माइग्रेटरी जो स्पीसीज आती हैं उनका आवास है, कई प्रकार के जीव उन पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर पक्षियों को संरक्षित करने के लिए कई प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो आर्द्रभूमियां हैं अर्थात वेटलैंड्स हैं वह जो है कि सिकुड़ रहे हैं और इसी के कारण पक्षियों को बचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इसमें से एक प्रयास है एशियाई जल पक्षी जनगणना अर्थात एशियन वाटर वर्ड सेंसस इसका। अब यह जो है एक संस्था के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। यह एक वैश्विक जो है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है जो कि पैसे के लिए कार्य नहीं करती। अब देखिए ये क्या करते हैं, एशियन जो है कि एशियाई जल पक्षी जनगणना, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं AWC। तो AWC का मतलब क्या है कि यह एक प्रकार की जनगणना है जिसमें यह देखा जाता है कि जो वेटलैंड्स अर्थात जो पानी वाले क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले जो पक्षी हैं उनकी संख्या में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उतार चढ़ाव क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से हम पॉलिसी बना सकते हैं। तो कुछ जो है कि क्या होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वह जाते हैं किसी तालाब, किसी वेटलैंड्स के एरिया में और वह देखते हैं कि यह जहां पर जो रहने वाले पक्षी हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, कमी आई है, उनके आवास में क्या प्रभाव पड़ा है और इसके माध्यम से पक्षियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यहां पर जो पक्षियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, स्वाभाविक है जो यहां पर वेटलैंड है उनको भी संरक्षित करने का प्रयास निहित है, क्योंकि जब वेटलैंड संरक्षित होंगे तो अपने आप वाटर वर्ड अर्थात जो जल पक्षी वो भी संरक्षित हो पाएंगे। अब यह जो एशियाई जल पक्षी जनगणना अर्थात AWC है, इसको वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा समन्वित किया जाता है। यह ग्लोबल वाटर वर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम और इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस का एक अभिन्न अंग है। तो यह एक वाटर वर्ड सेंसर वैश्विक लेवल पर होता है और उसके कुछ क्षेत्रीय जनगणनाएं भी होती हैं, जैसा कि एशिया के संदर्भ में एशियाई जल पक्षी जनगणना, अफ्रीका के संदर्भ में अफ्रीकी जल पक्षी जनगणना, यूरोप के संदर्भ में कैरिबियन क्षेत्रों के संदर्भ में भी ऐसा ही होता है। और ये जिस जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जल पक्षियों की संख्या में आ रहे बदलाव और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। पहली बार एशियाई जल पक्षी जनगणना 1987 में किया गया था और यह जो जनगणना किया जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा जब हम शब्द यूज करते हैं एशियाई जल पक्षी जनगणना, तो अब ये जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण। यह जनगणना जो है पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया फ्लाईवे का महत्वपूर्ण भाग है।
अब ध्यान दीजिएगा, एशियाई जल पक्षी जनगणना हम कहते हैं तो इसमें शामिल क्या है, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया का भाग भी और मध्य एशिया का फ्लाईवे। फ्लाईवे का मतलब वह क्षेत्र जिससे होकर पक्षी जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर मध्य एशिया तक प्रवास करते हैं। तो जो पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवे है, अर्थात यह एक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आर्कटिक रूस और उत्तरी अमेरिका से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र आता है। यह आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछे कोई पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवे का विस्तार कहां से है, आर्कटिक रूस और उत्तरी अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक है, और इसी के अंतर्गत पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र भी आता है। जब पूछा जाए मध्य एशिया फ्लाईवे के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसके अंतर्गत आता है पश्चिमी भारत से लेकर यूरेशिया तक का एक बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब ये जो गणना होती है क्या होती है, प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होती है, और ऑस्ट्रेलिया जैसा इसका नाम है एशिया के संदर्भ में, तो ये कहाँ पे होगी, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के क्षेत्रों में होगी। इन क्षेत्रों में क्या होती है, इसको जो है कि किया जाता है, और इसके तहत क्या होते हैं, हजारों स्वयं सेवक अपने अपने देश के आर्द्रभूमियों में विजिट करते हैं और जल पक्षियों की गणना करके स्थिति का पता लगाते हैं, और इससे ही एशियाई जल पक्षी गणना के नाम से जाना जाता है। अभी 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में, अर्थात इसके निर्देशन में, ये जो संस्था है इसके विषय में आप गूगल करके जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसके द्वारा क्या किया गया, जल पक्षी जनगणना को संपन्न करवाया गया। जल पक्षी जनगणना संपन्न करवाने के लिए गोदावरी घाटी के 13 साइट्स में यह गणना की गई, और इसमें यह पाया गया कि यहाँ पर पक्षियों की 90 प्रजातियां देखी गई, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि इसमें ये चीज सामने आई है कि अभी हमें पक्षियों के विषय में काफी कम जानकारी है, उनके संरक्षण के लिए, हमें अध्ययन करने के लिए, और अधिक पक्षी स्वयंसेवक, अर्थात पक्षी स्वयंसेवक का मतलब वह लोग जो वर्ष से ताल्लुकात रखते हैं, जो उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनके विषय में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता है। हालांकि भारत के द्वारा पक्षियों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है कि जो रामसर साइट्स हैं इनकी संख्या में जो है कि सुधार आया है। 42 रामसर साइट्स हमारे पास हो गई हैं। 450 से अधिक हमारे पास इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी हैं। और आपको पता है कि जो प्रवासी जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS जिसको बोलते हैं, भारत इसका भी क्या है, सदस्य है। और इसका जो CMS की COP है, हर चीज की क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, अर्थात जो सदस्य देशों के लोग होते हैं उनकी COP होती है। इसका आयोजन फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। तो इन्हीं के कारणों से एशियाई पक्षी जनगणना भी चर्चा में बनी हुई थी। आई होप आप दोनों ही टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।